हेलो डियर, जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो जो है ये बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सम संख्या से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स को लिया गया है, ठीक है। और आपको इसमें बताने का पूरा प्रयास किया गया है कि कौन सी संख्या क्या होती है, जातीय मान से लेकर के यहाँ पे अंक या जो भी है संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का हम प्रयास करेंगे। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल लगे, ठीक है। सो चलिए हम बिना देरी किए हुए, बिना बात को करते हुए पॉइंट पे बात करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए डियर, एक पॉइंट आपको जो सबसे पहले मैंने लिखा है, शिक्षा मनुष्य को ही महान बनाता है, यानी बिना शिक्षित हुए व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि पढ़ के ही शिक्षा मिले, वो शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, किसी से भी मिल सकती है। तो आप किसी से, महात्मा से, संत से या फिर गुरु से या फिर जैसे भी उससे ज्ञान लेते हैं तभी आप महान बनते हैं। भगवान को भी महान बनने के लिए शिक्षा लेनी पड़ी थी। चलिए दोस्तों, संख्याओं का मेला के रूप में हम इसे देखेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या दूसरे भाषा में गिनती की ही संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, यानी कहने का मतलब है ये मेरे मित्र कि गिनती की जो संख्या होती है वो कभी भी उसका अंत नहीं होता है। क्या है दोस्त कि गिनती की संख्या आप जहाँ तक गिनेंगे वो वहाँ तक जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। 1 करोड़ महासंख्य भी कहेंगे तो महासंख्य 1 2 शुरू हो जाएगा, फिर से आप कई 100 महासंख्य कहेंगे फिर भी वो चलता ही रहेगा। दुनिया अंत हो जाएगी लेकिन ये नहीं अंत हो सकता है। तो आशा है कि ये पॉइंट आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, पूर्ण संख्या। तो देखिएगा, पूर्ण संख्या होता है जिसे इंग्लिश में होल नंबर भी कह सकते हैं हम, और इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, प्राकृत संख्या में जो अभी तुरंत पढ़े हैं, जो प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, यानी जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो वही संख्या जो है उसका परिवार एक बन जाता है और इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 4.1 ऐसे भी होता है, मतलब दशमलव में भी ये संख्या आती है और ये पूरा अंक में भी आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या है वो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगला पॉइंट आते हैं मेरे प्यारे दोस्त 3 नंबर में, और आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रही है, तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। चलिए पहले हम देख लेते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड नंबर, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटेड नंबर। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार में, यानी कि जो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, दोनों संख्याओं को अगर एक ही संख्या के रूप में मतलब एक में शामिल कर दिया जाए, पॉइंट दे करके, मतलब उसमें कॉमा दे करके लिखा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि लिखा गया -4 -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3 4, ऐसी अगर संख्या दिया रहे तो आप ये समझेंगे कि ये जो संख्या पूर्णांक संख्या है, ठीक है। चलिए दोस्त, और इसमें यहाँ पे एक पॉइंट नोट में जो दिया गया है, इस पॉइंट को तो आपको भूलना ही नहीं है। ये क्या कहा जा रहा है, धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी आप ये बताने की कोशिश कीजिए, कृपा कीजिए कि माइनस के अगर 120 है तो ये ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो आप कहेंगे कि इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक में गिना जाएगा। अगर इसमें ये माइनस नहीं रहता, यानी कुल मिला के हम बात ऐसे करें कि 115 जो है ये संख्या ऋणात्मक है कि धनात्मक, तो आप कहेंगे कि ये जो है ये पूर्ण संख्या है और इसमें कोई ऋणात्मक नहीं है, यानी कि ये धनात्मक संख्या के रूप में है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन के रूप में आपको बताने का हम प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। मान लीजिए कि यहाँ पे एक संख्या आपको दे दिया गया है, देखिएगा 5, यहाँ पे 5 है, 4 है
और यहाँ पे माइनस है 34, मतलब 34 34 प्लस यहाँ पे ये संख्या दे दिया गया है। यानी यहाँ पे देखिएगा इसका जो वैल्यू है मेरे दोस्त ये माइनस में है, यानी कि ये माइनस होगा और इसका वैल्यू है प्लस में होगा। और ये कोई भी संख्या अगर शुरू में हो तो ये प्लस में ही गिना जाता है, धनात्मक में गिना जाता है। अगर वही संख्या माइनस में होती तो माइनस में होने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि उसे माइनस में लिखा जाता। तो उसे कैसे लिखा जाता, थोड़ा सा इसे देखने का प्रयास करेंगे। उसे ऐसे लिखा जाता माइनस के 5, मतलब जो भी है ऐसे लिखा जाता, प्लस या फिर माइनस ऐसे लिखा जाता। तो ये संख्या माइनस में पहली वाली गिनी जाती। लेकिन इस परिस्थिति में अगर यहाँ पे प्लस नहीं भी है तो भी आपको प्लस में ही लेना है। आशा है कि ये 3 नंबर पॉइंट आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। आपका अगला पैराग्राफ है, यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिएगा एक नोट में, आपको नोट में तो ये बता दिया गया है, फिर भी एक बार देख लीजिए। धनात्मक संख्या को धन पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे ऋणात्मक अंक कौन कौन हो सकता है, माइनस में लगा हुआ संख्या वो सभी संख्या ऋणात्मक मान होगी। और धनात्मक संख्या जो है यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे दिया गया है, तो 1 2 3 4 इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे नोट वाला पॉइंट पर आपको विशेष ध्यान देना है। वो क्या है, शून्य। शून्य का मान या धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। यानी कि शून्य जो होता है कभी धनात्मक भी कभी ऋणात्मक भी हो सकती है। अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसे दोनों में ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 4 है और प्लस है x। अगर इधर मतलब मान लीजिए 120 है, तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो संख्या है इसको उधर भेजना है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि इस संख्या को इस वाले पॉइंट में इधर लाना है। तो आप क्या करते हैं, देखिए मिट गया, तो फिर से हम इसे बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5x है प्लस 5x लिखना है, 5x प्लस 3 बराबर यहाँ पे 14। ठीक है, तो अगर आप कभी भी इस संख्या को इधर लाइएगा तो आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस, अब यहाँ पे 3 और इधर मतलब ये प्लस में है ना, इसको तो बताए हैं अभी आपको कि प्लस में गिना जाएगा। तो ये संख्या जब इधर आएगी, थोड़ा कलर बदल देते हैं यहाँ पे देखिए, तो ये जब इधर आएगी तो आप इसे माइनस में 40 कर सकते हैं और इधर आपको 0 मान लेना है। तो यही यहाँ पे आपको जानना है कि यहाँ पे 0 हो सकता है, ये प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्त ये वही बात कहा गया है नोट में। नोट वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि 0 धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अब देखिएगा परिमेय संख्या के बारे में। ये जो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, जिन संख्याओं को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, यानी कि जहाँ पे यहाँ पे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, p/q के रूप में यानी एक भिन्न के रूप में ये ऐसे लिखा जा सकता है, उसे ही हम कहते हैं p/q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में। भिन्न होने की शर्तें भी होती है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा, आप इस चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, और बताया भी हूँ। चलिए, तो p/q के रूप में जिन्हें लिखा जा सके, दर्शाया जा सके। और यहाँ पे देखिएगा जहाँ p एवं q कोई पूर्णांक संख्या हो। अभी आप पूर्णांक संख्या के बारे में समझे हैं ना, तो मतलब वो पूर्णांक संख्या हो, या प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी q जो होता है मतलब p जो है ऊपर वाला पॉइंट और q नीचे वाला पॉइंट, q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या में आता है। यानी q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और p एवं q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसे ऐसे हम समझने का प्रयास करेंगे उदाहरण के रूप में, तो आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 5/6। ठीक है, तो ये क्या है, नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे 5 जो है अंश हो जाएगा, यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा मेरे मित्र, अंश हो जाएगा, और 6 जो है हर हो जाएगा। इसको हम अंश कहते हैं और इसको हम क्या, नीचे वाले पॉइंट को हर कहते हैं। तो इसे आप देखिए 5/6, यहाँ पे देखिए 6/1। अब यहाँ पे 6/1 है ना दोस्त, तो किसी भी संख्या के हर में हमेशा हमेशा अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो 1 छिपा रहता है। ठीक उसी प्रकार एक और पॉइंट को आप जान लीजिए मेरे भाई,
कि किसी भी संख्या के अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 दिया गया है तो इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो भी 1 छिपा रहता है। ठीक उसी प्रकार इसका मान तो 8 ही आएगा, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा रहता है। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भिन्न तभी बनेगा जब नीचे आप अंक देंगे। तो ऐसे आप ये नहीं कह देंगे कि अगर कोई संख्या है तो वो भिन्न है, भिन्न लिखना है तो आपको उसके नीचे 1 लिखना ही पड़ेगा। हालांकि 1 छिपा रहता है वो अलग की बात है, लेकिन 1 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1 लिखेंगे तो क्या होगा, वो उसका मान तो फिर 8 ही होगा। तो इसलिए भिन्न के रूप में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि भिन्न का शर्त है कि p/q के रूप में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या का रूल है कि p/q के रूप में हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, यानी q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया गया। अगला उदाहरण देखते हैं इस, तो फिर आपको बताते हैं। जैसे अगला उदाहरण है 7/2 और यहाँ पे देखिएगा 4,5, यहाँ पे ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में इसे हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब दोस्त ये होता है कि 3.7 जो है आप इसे हटाएंगे तो जाहिर सी बात है नीचे 10 हो जाएगा, यानी ये 37/10 हो गया। तो इसे आप समझ पाए होंगे कि 37/10 जो है ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। आगे देखिए 4.5 है रूट अंडर। अब रूट के अंडर भी दिया गया है 25/36। अब देखिए इसे आपको अच्छे तरीक़ा से समझना है। ऐसे रूट के अंदर का मतलब हो गया कि ऐसे दिया गया है तो 25 यहाँ पे है और 36 जो है नीचे है। तो आप ही अगर रूट को हटाएंगे तो फिर भिन्न में हो जाएगा। ये रूट को हटाने के लिए 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 2, ठीक है। अब 6 के पावर 2 को, अब इस रूट को जब हटाएंगे तो ये दोनों के दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त मेरे भाई, तो 5/6 हो जाएगा। इसे आप और अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए दोस्त मेरे भाई। ये क्या होता है ना, देखिए अगर आप किसी भी संख्या को अगर रूट से पूरा संख्या में बदलते हैं तो उस संख्या को गुणनफल को जो है रूट उसको तोड़ के लिखना पड़ता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, यानी हम कुल मिला के अगर इसको बात करें तो 5 × 5 का मतलब हम 5 के पावर 2 भी तो लिख सकते हैं और 6 के पावर 2 भी तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इस पॉइंट को समझा रहे हैं दोस्त, इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसे अब रूट को हमको हटाना है 5/, इस रूट को, ये तो रूट में है तो इस रूट को हटाना है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार रूट अंडर 6 के पावर 2 लिख सकते हैं, इसको कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इसी चीज़ को हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई 5 × 5, और इसी चीज़ को हम 6 × 6 भी तो लिख सकते हैं रूट के अंदर। तो ऐसे नहीं लिखना है, इसको आप ऐसे लिखिएगा। और जब ये रूट से आपको रूट पावर 2 से रूट आपका कटता है, अब ये कैसे कटता है इसे आप ऐसे जानने का प्रयास करेंगे। इसको थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए 5, तो 5 के पावर 2 है, तो ये जो आपका रूट है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो ये जब रूट हटता है तो ये क्या होता है कि 5 के पावर 2 और इसके जो पावर है 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 2, और यहाँ पे थोड़ा फिर पैराग्राफ लेना पड़ेगा। 5 के पावर 2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 के पावर 2, और रूट इसको जब आप ऐसे हैं तो इसको रूट को जब हटाइएगा तो ये कैसे हो जाएगा, इसके पावर 1/2 हो जाएगा। तो यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्त मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको समय देनी पड़ेगी, आप छोड़ के मत जाइए प्लीज़। तो देखिए भाई मेरे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पावर 2 और यहाँ पे गुना 1/2 हो जाएगा। अब ये जब कटेगा मेरे भाई तो ये 2 से 2 तो कट गया, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 5 के पावर 1 आया, तो इसलिए इसका रूट हटता है तो इसका मान 5 आ जाता है। यानी कहने का मतलब रूट को हम वर्ग कहते हैं। अब जब वर्ग हटेगा तो इसका वैल्यू जो है आप ये देखिए 25/36, ये इसका मतलब ये ऐसे कह रहा है 25 और ये 36 रूट के अंदर ही है, या फिर आप ऐसे रूट के अंदर लिख सकते हैं 25/36, ठीक है। और इसको अब हम जब आप बना लेंगे तो आप कहेंगे 5/6, जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, p/q के रूप में हो रहा है और q 0 के बराबर नहीं है।
ठीक है। और माइनस में भी ये संख्याएं हो सकती है, यानी परिमेय संख्या जो है माइनस में भी हो सकती है। इसे हम कैसे लिखेंगे, -2/5 माइनस में 10/15 भी लिख सकते हैं। और कभी कभी दोस्त ये संख्या ऐसे भी हो सकती है -5/8, ये बीच में माइनस होता है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखेंगे। सो चलिए दोस्त, आशा है कि ये पॉइंट आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यहाँ पे और भी दिया गया -1 -2 इत्यादि, ठीक है। और ये आपका ही परिवार है दोस्त, इतना आप 6K तक पहुँचाने में मेरी मदद किए हैं, लगभग 6K होने वाले ही हैं। इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना सपोर्ट आप लोग दिए हैं। जितनी बड़ी लक्ष्य होगी उतनी ही कठिन परिश्रम आपको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। अगर आपको लक्ष्य अच्छी बनानी है, बड़ी लक्ष्य बनानी है, तो उतनी ज़्यादा कठिन परिश्रम भी करनी पड़ेगी। चलिए दोस्त, अब अगला हम पैराग्राफ में आ गए हैं। आपका है 5 नंबर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता है, यानी कभी भी वो P/Q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में उसे नहीं लिख सकते हैं, वही संख्या यानी P और Q कोई भी पूर्णांक संख्या हो, लेकिन वो पूर्णांक संख्या होता है लेकिन आप उसे मतलब रूट के अंदर है जिसका रूट ही नहीं टूटे, यानी कहने का मतलब वो कभी भिन्न संख्या ही नहीं बन सकती है, वही संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसे एक बार और समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शाया नहीं जा सके, जहाँ पे P और Q कोई पूर्णांक संख्या हो लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q कभी भी 0 नहीं हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब उदाहरण स्वरूप 2 को क्या आप तोड़ सकते हैं, वो दशमलव में ही आएगा। 3 को तोड़ सकते हैं, 5 को, यानी ये जो संख्या है ये आप नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब उसे जो है रूट को, अब रूट अंडर 7 दिया गया है, देखिएगा इसे हम बताते हैं। रूट अंडर आपका 7 दिया गया है और नीचे क्या है 4 है, तो जरा बताइए क्या वो आपका जो 4 है यहाँ पे 4 क्या कटे 7 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों अगर जरा भी आपको डाउट लगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करेंगे, तो मैं उसे फिर से हम रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। सो देखिए यहाँ पे पाई का मान, तो पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। आप इसे काट लेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अभी जो 2 पॉइंट आपने ऊपर पढ़ा है ना, तो उन दोनों पॉइंटों को अगर आपस में मिला दिया जाए, यानी दोनों को एक साथ लिखना शुरू कर दिया जाए, तो इन्हीं संख्याओं के वास्तविक संख्या हम कहते हैं। यानी ये जो संख्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को आप ऐसे कह सकते हैं, सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आप इसे ऐसे समझेंगे उदाहरण के रूप में कि -2/3 आप लिख सकते हैं, -1/5 लिख सकते हैं, रूट अंडर केवल 2 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, रूट अंडर 7/4 भी लिख सकते हैं। यानी दोनों को उदाहरणों को हम सम्मिलित रूप में दे दें तो वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो आशा है कि आप वास्तविक संख्या समझ गए होंगे। और अगला आते हैं, ये तो सभी बच्चा लगभग इस पॉइंट को जानता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। और ये पढ़ने का पहला पड़ाव यही जानना जरूरी है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, योग रूट संख्या, ये सभी चीज़ों को जानना होता है। सो चलिए दोस्त, इसे आप देखिएगा कि वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी दुनिया की कोई भी संख्या हो जो केवल 2 से कट जाए, मतलब 2 से कट जाए वो, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त कि 2 से कट जाएगी वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। और 2 से कटने का मात्र एक आपको 4 पॉइंट हम बता रहे हैं, इस पॉइंट को आप देखिएगा। अगर किसी भी संख्या के अंत में, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आता हो या फिर 2 आता हो या फिर 4 आता हो या फिर 6 आता हो या फिर 8 आता हो, ये 5 पॉइंट आपको रामबाण इसके लिए साबित होने वाला है मेरे भाई कि 0, 2, 4, 6, 8 यानी ये सम संख्या खुद में है। अपने आप में आप भी बता सकते हैं कि सर जी ये तो सम संख्या है,
तो ये जो सभी सम संख्या है मेरे भाई, तो ये सम संख्या से क्यों नहीं कटेगा? तो यानी कि 2 से सम संख्या आपको पता लगाना है तो आपको भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देख लेना है कि अंतिम में ये संख्या कोई है कि नहीं, यानी अंतिम में एक सम संख्या है कि नहीं। 2 4 6 8, ठीक है, 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, तो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 हो जाएंगे दोस्त, इसे आप ध्यान से देखेंगे, इसे गांठ मान लेंगे आप। अगला चलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या को ओड नंबर हम बोलते हैं। अब ये कि वो प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी विषम संख्या का मतलब वो हो गया जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या, जो 2 से कटे वो विषम संख्या नहीं होगा। अब इसे आप ऐसे यूं ही समझिए मेरे भाई कि जिस संख्या के अंतिम अंक, यानी वो संख्या कितना ही बड़ा हो, आपको 2 से काटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक या अंतिम का अंक देख लेना है कि 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है। ये 5 पॉइंट आपको जानना है, ये आपका इसके लिए रामबाण साबित होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यही पॉइंट लास्ट में देखना, अगर है तो वो कर जाएगा, वो विषम संख्या हो जाएगा, यानी वो 2 से नहीं कटेगा। तो आप ऐसे समझे दोस्त, विषम संख्या क्या समझे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटती है वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण स्वरूप 1 3 5 7 11 13 इत्यादि कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे देखिएगा नोट में जो बात लिखा गया है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो 1 है, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो 1 है। अब आते हैं भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब ये भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। आंसर में हो जाएगा 1 से बड़ी हुई सभी संख्याएं जिसमें अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से अगर भाग लग जाए, अर्थात जिनके भाजक कम से कम 3 हो जाए, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। आप इसे ऐसे समझने का प्रयास करें मेरे भाई कि भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 1 से तो कटेगी, लगभग दुनिया की हर संख्या 1 से कटती ही है, ठीक है। जो 1 से कम है उसे नहीं, ठीक है, यानी 1 से कम है वो संख्या 1 से नहीं कटेगी, लेकिन 1 से बड़ी दुनिया की हर संख्या 1 से कटेगी। लेकिन 1 से कटने का भी रूल है जो दशमलव में नहीं हो, मतलब वो पूरा अंक होना चाहिए तभी वो 1 से कटेगी। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम मान लें कि आप दुनिया की कोई भी संख्या लीजिए ना 5, लेकिन अगर 5.1 लिख देंगे तो 1 से ये 1 जो है 5 तो कट जाएगा, लेकिन 1.1 नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो वहीं के वहीं शेष रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि विषम संख्या भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या का भाजक कम से कम 3 हो जाए, यानी 1 से तो वो संख्या कटेगी और स्वयं से वो संख्या कटेगी। अगर वो बीच में किसी भी संख्या से कट जाती है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। अच्छा है, आशा है कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। यानी इसे आप ऐसे समझेंगे दोस्तों कि जो संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण स्वरूप आपको 4 ही ले लेते हैं, तो 4 जो है वो आपको 1 2 3 और 4 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 जो संख्या इससे तो कटेगी और इससे भी कटेगी। क्या इसमें से 2 संख्या जो बीच में है इससे कोई से कट रही है, तो कहेंगे कि 2 से कट रही है, तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी। यानी कोई भी ऐसी संख्या दुनिया की हो जिसका भाजक कम से कम 3 हो वो संख्या भाज्य होगी। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है और आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है। चलिए दोस्त अगला पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे उदाहरण स्वरूप दिया गया है, अब हमें नहीं लगता है कि आपको और समझाने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है नोट में जो कि थोड़ा सा कट गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है। यहाँ पे ध्यान देंगे 4 ही है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। अब देखिए दोस्त 2 के बारे में, आप 2 के बारे में आप अगर सोच रहे हैं कि 2 क्यों नहीं है, तो दोस्त जो है आप जरा सोचिए 2, यहाँ पे भाज्य संख्या का रूल क्या है कि कम से कम 3 हो। यानी कहने का मतलब है कि जिनका भाजक कम से कम 3 होगा वही भाज्य संख्या कहलाएगा।
ये नहीं कि जिनका भाजक जो जो 2 से कट जाए, वो बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात है मेरे मित्र कि जिनका भाजक कम से कम 3 हो, तो 2 है, 1 है, 2 ही हो रहा है, तो बीच में एक और कहाँ से संख्या आ जाएगा जो इसको काट देगा? नहीं है ना। तो इसलिए ये 2 संख्या जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए 4 ही है सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्योंकि 2 काटेगा, 1 काटेगा और 4 भी कटेगा, इसलिए यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या की अगर बात करें तो 4 ही हो जाएगा। और दोस्तों, ये आप ही का चैनल है जिस पे आप देख रहे हैं, इसका अपना एक सपोर्ट दे देंगे। अगर अब तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर करें मेरे प्यारे दोस्त। चलिए 10वां पॉइंट आते हैं, अभाज्य संख्या। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सभी के सभी इंपोर्टेंट ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्राइम नंबर, इसका मतलब है कि 1 से बड़ी वह सभी संख्या है। यहाँ पे देखिएगा, यही पॉइंट तो आपको जानना है शुरू में। 1 से बड़ी वो सभी संख्या है जिसमें स्वयं उसी संख्या और 1 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगाया जा सकता है, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब, दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या आप उठा लीजिए जो केवल 1 से कटता हो और वो स्वयं से कटता हो, वही संख्या, यानी उसके बीच में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो उसको काट सके, पूरा पूरा काट सके, दशमलव में नहीं मेरे मित्र। इस पॉइंट को ध्यान देखना है, ध्यान में रखना है कि दशमलव में ये संख्याएं नहीं कटती है, नहीं कटती है, नहीं कटती है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि वो संख्या पूरी पूरी कटनी चाहिए, वही संख्या भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। और देखिएगा, वो जो संख्या है रूढ़ संख्या के रूप में भी जानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे क्या होती है, 1 से कटे और आपको वही संख्या से कटे। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये संख्या क्या है? यहाँ पे अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको अगर हम रिपीट करके यहाँ पे थोड़ा सा पीछे बताएं, आपको एक पॉइंट पहले ये जान लीजिए, वैसी संख्या जिनका भाजक केवल 2 ही हो, केवल 2 ही हो। यहाँ पे केवल पॉइंट आपको ध्यान देना है कि केवल 2 ही हो, 1 और स्वयं, 1 और स्वयं, तो वही संख्या आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, गांठ बांध लेंगे कि अभाज्य संख्या जिनका भाजक केवल 2 ही हो, 1 और वो स्वयं में संख्या, उसके बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको काटे, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। आशा है कि आप ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट और बता दें कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में मेरे भाई, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की पॉइंट यही है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आप जान लीजिए, उसके बारे में बाद में बताते हैं। देखिए, सम संख्या और विषम संख्या, 1 से लेके आप जितना भी संख्या तक जाएं, मान लीजिए हम 1 से लेके 10 तक जाते हैं, तो इसमें से 5 ऐसी संख्या होगी जो सम संख्या होगी और 5 ऐसी संख्या होगी जो विषम संख्या होगी। यानी कहने का मतलब है कि आप जहाँ कहीं से भी संख्या को उठा ले, उसके बीच में 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो जितना भी संख्या है वो संख्या, उसकी आधी संख्या सम संख्या और आधी संख्या विषम संख्या। लेकिन एक बात पे आप ध्यान देंगे मेरे भाई, अगर आप कहेंगे कि गुरुजी मैंने 11 ले लिया और 2 से काट लिया तो हमको मिला 5, तो यहाँ पे 5 को तो सम संख्या है, लेकिन यहाँ पे 6 को संख्या बचा, वो कौन सी संख्या हुआ? तो जो संख्या आप शुरू में किए हैं मेरे भाई, वो संख्या आप एक बढ़ जाएगा। यानी मेरे भाई यहाँ पे प्यार से आप इस चीज़ को समझिए कि आपने 1 से संख्या को लिया है, 0 से नहीं लिया है, या फिर आपने 1 से 10 के बीच में लिया है, तो ये संख्या केवल 10 ही हो रही है, संख्या 10 ही हो रही है, इसलिए यहाँ पे संख्या बराबर बराबर आ रही है। लेकिन आप अगर संख्या को 0 से आप ले रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे संख्या 11 हो जा रही है। तो 0 संख्या को आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा, 0 जो संख्या आपके बारे में, इसके बारे में हम तुरंत पहले बताए हैं कि वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ सकती है, यानी आप इसको दोनों में गिन सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 5 संख्या सम संख्या हो सकती है और 6 संख्या विषम संख्या। तो ठीक उसी प्रकार आप ये भी कह सकते हैं कि 6 संख्या सम संख्या हो सकती है और 6 संख्या विषम भी हो सकती है, 5 संख्या विषम हो सकती है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी कहने का मतलब है 2 को किसी में भी आप काउंट कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आपको बात करें कि यहाँ पे 50-50 जो संख्या होती है वो सम संख्या और 50-50 संख्या विषम संख्या में गिनी जाती है। अगर आपका 11 संख्या हो रही है तो उसमें से जो संख्या शुरुआत में आपकी शुरू हो रही है, यानी मान लीजिए कि आप 5 से कोई संख्या को शुरू कर रहे हैं,
5 से किसी संख्या की शुरुआत कर रहे हैं और आपको 25 तक जाना है, तो यहाँ पे देखिए 20 संख्या हुआ, तो 20 संख्या का मतलब 10 संख्या सम और 10 विषम होगा। लेकिन आप अगर यहाँ पे 0 कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका 15 ही संख्या हुआ। तो यहाँ पे आप ये देखें कि सम संख्या से शुरू किए हैं कि विषम संख्या से। अगर आप सम संख्या से शुरू किए हैं तो विषम संख्या पे जाके आपका खत्म हुआ होगा, अगर आप विषम संख्या से शुरू किए हैं तो सम संख्या पे खत्म हुआ होगा। यानी कि जिस संख्या का शुरुआत पहले हुआ वो एक संख्या बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे जो संख्या है आपका 15 संख्या में 8 संख्या विषम हो जाएगी और 7 संख्या आपका सम हो जाएगी, तब जाके आपका 15 संख्या पूरा हो गई। 15 तक यानी यहाँ पे 20 तक जाने के लिए 15 संख्या आ रही है, तो वो संख्या आपका 8 गो जो हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा और 8 संख्या विषम संख्या हो जाएगा और 7 संख्या सम संख्या होगा। ये पॉइंट आपको देखना जरूरी है, यही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि कितनी, अगर पूछ दे कि इतना इतना के बीच में कितनी संख्याएं हैं सम संख्या और कितनी संख्या विषम संख्या है, तो आपको ये देखना है कि शुरुआत की संख्या सम है तो एक संख्या बढ़ जाएगी, और अगर शुरुआत की संख्या विषम है तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी। बस यही देखना है। और लास्ट वाला पॉइंट को आप शुरू और लास्ट वाला पॉइंट को मतलब ये घटा के भाग 2 से दे लीजिएगा, और जो भी संख्या आएगा उसमें जरूर जो संख्या शुरुआत में आई है उसे 1 बढ़ा दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए, इससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो। चलिए 11 नंबर में हम चलते हैं, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब इसे ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं एक अथवा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, आपस में सअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं दोस्त, जो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि वैसी 2 संख्या जिनका मौसा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे जिनका मौसा एक ही हो वही 2 संख्या ही क्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या कहलाती है। ये बहुत ज़्यादा ये यूज में आता है, वैसे सारी संख्याएं यूज में आती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज में आती है। तो ये क्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या। अब उदाहरण स्वरूप 2 संख्या को आप लगातार ले लेते हैं तो उनका मौसा हमेशा एक आती है, क्योंकि एक संख्या सम होगी एक विषम होगी। तो एक सम संख्या और विषम संख्या एक, इन दोनों का मौसा लेंगे तो आप एक होगा। लेकिन इस बात का ध्यान है, लगातार आनी चाहिए वो संख्या। क्या आनी चाहिए? लगातार आनी चाहिए। लगातार 2 संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है, ये आप गांठ बांध लेंगे कि ना, हमेशा लगातार 2 संख्याओं का मौसा एक होता है तो होता है, ये कोई नहीं काट सकता है, ये बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे उदाहरण स्वरूप आप देख लेते हैं, इनका मौसा एक होगा, इनका मौसा भी एक होगा, इनका भी मौसा, ये हमेशा संख्याएं जोड़ा में तेरह में कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिनका मौसा एक हो वही सअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी आप कितनाओं संख्या ले लें, जिनका मौसा एक है उसका मौसा, जिन संख्याओं का मौसा एक आती है वही सअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अब होता क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा कि आप 2, 3, 4 संख्या ले लेते हैं और उसमें से आपको बीच में एक विषम संख्या दे देता है, तो वो संख्या क्या होती है? वो संख्या मुख्य रूप लगभग जो होती है संख्या का मौसा एक आता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में आपको रखनी है मेरे मित्र, कि अगर कितना हूँ आपको संख्या दिया रहा है और उसमें एक भी अभाज्य संख्या आया तो उसका मौसा एक ही होगा। क्या समझे मेरे भाई? कि अगर कोई भी संख्या दिया रहा है, कितना हूँ संख्या दिया रहा है, अगर उसमें एक भी संख्या अभाज्य संख्या आया तो समझ लीजिए कि वो लगभग उसका मौसा एक ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभाज्य संख्या केवल एक से कटता है और स्वयं से ही कटता है। तो अगर उसमें शामिल कर लीजिएगा तो उसका मौसा एक ही आएगा, क्योंकि एक से ही कटेगा, करते करते एक ही लास्ट में आएगा। तो आशा है कि आप इसे सअभाज्य संख्या को समझ सकते हैं, समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे जो नोट में दिया गया है, एक न तो भाज्य संख्या में आता है और न ही अभाज्य संख्या में आता है, यह एक विषम संख्या के रूप में आता है। तो आपको बताया है ना कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो एक है विषम संख्या। आप सबसे छोटी विषम संख्या आपको दिखा भी देते हैं, रुकिए, विषम संख्या आ जाओ। सबसे छोटी विषम संख्या
विषम संख्या, ये रहा विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, यहाँ पे लिखा गया 1 है। ठीक है, अब देखिए अगर 2 की भी बात करें तो 2 भी विषम संख्या होगा दोस्त मेरे, क्योंकि 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। लेकिन विषम संख्या का मतलब क्या है कि जो 2 से ना कटे। तो देखिए मेरे भाई, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया, विषम संख्या 2 नहीं होगा, विषम संख्या सम संख्या, 2 जो है विषम संख्या नहीं होगा, वो सम संख्या होगा। उसको मुझे ये कहना चाहिए कि अभाज्य संख्या नहीं है, वो एक सम संख्या है। 2 जो एक सम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए, भाज्य संख्या नहीं है ऐसे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट 11 नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्स, मतलब 2-3 पॉइंट को मिक्स करके बताया गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे और जहाँ पे आपको डाउट लगे उसे एक बार रिकॉल कर लेंगे, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे पॉइंट लिखा भी गया है कि लगातार 2 संख्या का मौसा 1 होता है और एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। 12 नंबर पे हम अगर आते हैं तो वास्तविक या काल्पनिक संख्या क्या है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। जो संख्या वास्तविक नहीं है, अभी आप वास्तविक संख्या के बारे में जस्ट ऊपर समझे ही हैं, उन संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब थोड़ा सा हम वास्तविक संख्या के बारे में आपको रिपीट कराते हैं कि वास्तविक संख्या आपको समझाएं कि नहीं। यहाँ पे देखिए, ये आपको वास्तविक संख्या क्या समझाया गया है कि परिमेय संख्याओं को, यानी रियल नंबर, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक रूप को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या इसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। और इसी संख्या को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इमिग्रेनिलम क्विंटिलियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जो संख्या वास्तविक संख्या नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी कल्पना किया जा सकता है। इससे आप कुछ भी सोच सकते हैं कि ये संख्या इतनी हो सकती है। ऐसे सोचते हैं ना कि कल मुझे यहाँ जाना था या फिर शायद मैं जा सकता हूँ, यानी कल्पना कर सकते हैं कि कल बारिश हो सकती है या फिर कुछ ऐसी बातें, या 5 हो सकता है, कुछ भी। कल्पना की कोई लिमिट नहीं है, कल्पना बहुत है, अनंत है। आप कभी कुछ सोच लेंगे, कभी कुछ सोच लेंगे। ठीक है, तो दोस्त आशा है कि ये ज़रूर आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं अगला। और अब तक एक लाइक नहीं किए हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो एक लाइक तो आपको करना चाहिए। चलिए, यौगिक या भाज्य, यहाँ पे भाज्य लिखा गया है कंपोजिट नंबर, यानी कि यहाँ पे भाज्य होगा। संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे देखिए, 1 से बड़ी हुई सभी संख्याएं, यहाँ पे देखिएगा 1 से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो उसे यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्यों लिखा गया, भाज्य टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा 4, 6, 8, 9, 12 इत्यादि, ये संख्या क्या होगी, यौगिक संख्या कहलाती है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, जो दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे रूट या अभाज्य संख्या, यहाँ पे देखिएगा रूट संख्या यानी प्राइम नंबर, यही रूट संख्या जो होती है 1 से बड़ी वे सभी संख्या जो स्वयं और 1 को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे रूट संख्या कहते हैं। यानी कि जिनका मसा जो है 1 आता है वो संख्या रूट संख्या के अंतर्गत गिनी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे उदाहरण स्वरूप आपको बताया गया 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि, ये सभी संख्या जो है रूट संख्या के अंतर्गत आती है। दोस्त मेरा सपोर्ट करने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आगे चलते हैं, अब इन संख्या के मेला में संख्या ही संख्या ये देख लेते हैं। कुछ मैंने आपके लिए लिखा भी है, जिंदगी को बेकार यूं ही ना करें, जिंदगी को बेकार यूं ही ना करो, इस दुनिया में आए हो तो कुछ करके दिखाओ। मेरा मतलब यही है दोस्त कि आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही बेकार ना कीजिए। उसका अगर इस दुनिया में आए हैं तो बहुत खुदनसीब है हम सब, आप सब कि इस दुनिया में आए हैं, तो ये कर्तव्य बनता है कि देश दुनिया के लिए हम कुछ करें, इस मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए कुछ करें। यही है मेरा ये थॉट्स। चलिए अंक के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले क्या बता दिया है कि ये संख्याएं के बारे में मैंने बता दिया है। सो चलिए दोस्त आपको इसके बारे में बता ही देते हैं। अंक होता क्या है, 0 से लेकर के 9 तक जो संख्याएं होती है, मतलब अंक होता है, इसी को ही अंक कहते हैं। यानी ये 0 से शुरू होता है
और 9 तक ख़त्म हो जाता है। इन्हीं 10 अंकों को मिला करके दुनिया का हर नंबर, हर संख्या बनता है। अंक कितने होते हैं? तो ये 10 होते हैं, ये आप समझ गए हैं, जो कि ऊपर बताया गया ये वाले पॉइंट। अब देखिए, किसी संख्या को लिखने के लिए 2 तरह की प्रणाली प्रचलित है, एक दार्शनिक प्रणाली और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अब इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। दार्शनिक प्रणाली किसे कहते हैं? अब देखिए, इसे भारतीय अरबी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम तालिका बना करके दाएं से बाएं की ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे हम लिखते हैं ना, यानी अपनी देसी भाषा में, एकदम बिल्कुल ठेठ देहाती लग रहे हो आज भाई। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि इसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो यही जो संख्या है दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत आती है। और जो संख्या मतलब इंटरनेशनल रूप में यानी देश विदेश में बोली जाती है वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है। पहले ये देख लीजिए कि 7,810 जो लिखा गया है यही हमारा दार्शनिक प्रणाली कहती है, और ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रणाली के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यानी इसे हम कैसे लिखते हैं? लिखते तो वैसे हैं जैसे आपको उदाहरण में दिखाया जा रहा है। इस प्रणाली में हम स्थानीय मान तालिका बना करके दाईं रो बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक, 10,000 तक एकदम सही सही लिखते हैं। देखिए, 10,000, 100,000, मिलियन। अब यहाँ पे जो होता है ना दोस्त, लाख तक आप सही लिखते हैं। जब 10 लाख तक जाते हैं ना मेरे भाई, जब आप 10 लाख पर जाते हैं तो वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन शुरू होता है। यहाँ पे ये पॉइंट जो आपको दिया गया है, इस पॉइंट को आप गौर करेंगे कि जब आपका 10 लाख होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आपका 10 लाख हो जाता है, मतलब 100, 1000, तो वहाँ पे 1 लाख होगा। और जब 10 लाख यानी कि 10, 100, 1000 हो जाएगा तो आपका 1 मिलियन होगा। तो यही पॉइंट को देख लीजिएगा, 1000, मिलियन, बिलियन, 100 मिलियन, 100 ट्रिलियन ऐसे होता है। ठीक है, आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में इसे समझने का प्रयास कीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख जब आप जाइएगा तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 10 लाख को ही मिलियन बोला जाता है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर 100 मिलियन को ही ट्रिलियन बोला जाता है, यानी 1 ट्रिलियन हो गया, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। तो 100 ट्रिलियन को हम मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, पहले मिलियन आएगा, फिर बिलियन आएगा, फिर ट्रिलियन आएगा। यानी फिर इसे आप ऐसे रिकॉल कीजिए दोस्त कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख पर आप मिलियन कहेंगे, फिर 100, 10 लाख के बाद में आपका 100 लाख आएगा। ठीक है, जब 100 लाख होगा तो उसे 1 बिलियन कहेंगे, मिलियन, बिलियन, फिर उसी तरह से 100 बिलियन आएगा तब आप उसे 1 ट्रिलियन कहेंगे। ऐसे पद्धति ये चलती रहती है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे देखिए ना, आपको लिखा भी गया है ना, आप थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिए ना, सभी पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है, समझिए। यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, 100, यहाँ पे सिर्फ बिलियन, यहाँ पे 100 मिलियन है, सॉरी, और यहाँ पे बिलियन, और यहाँ पे 10 बिलियन और 100 बिलियन। ऐसे ही ये पद्धति चलती रहती है। डॉलर में आती है, रियाद में होती है, रियल में होती है, ये रिंगिट में होती है, निगुल ट्रम में होती है। ये मतलब जितने भी देश दुनिया में रुपयाएँ चलती है उतना डॉलर, उतना मतलब ये मिलियन डॉलर, इस तरह से मतलब पैसे होते हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, अतः संख्या यहाँ पे जो दिया गया है इसे ध्यान से देखेंगे। 70 यहाँ पे इसको इसी रूप में लिखा भी जाता है। तो इसे कैसे लिखिएगा मेरे दोस्त, इन्हें शब्दों में अगर लिखना है तो लिखेगा 70 बिलियन 550 मिलियन 708 हजार और 675, ऐसे आप इसे लिखेंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ये आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और राष्ट्रीय पद्धति यानी दार्शनिक पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसका मेन थॉट्स क्या है। इसका मेन थॉट्स है, असंभव को संभव बनाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कोई भी देश दुनिया में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि संभव ना हो। अगर भले ही समय लगता है, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी बीत जाएगा, लेकिन वो संभव होगा।
समय लगेगा लेकिन वो संभव होगा। यानी अगर नहीं किया जाए तो होने वाला भी काम नहीं होगा, अगर किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है, संभव लगने लगेगा। यही इस पॉइंट का थॉट्स है। दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि इसका अलग अलग वीडियो देखने के लिए, तो इसका अलग अलग वीडियो भी प्रोवाइड कराया गया है। आप थोड़ा पीछे इसके वीडियोज में जाके देखेंगे तो मिलेगा। चलिए अब इसे जातीय मान तथा स्थानीय मान के बारे में हम चर्चाएं कर लेते हैं। कोई भी संख्या, यहाँ पे देखिएगा, कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या जो 2 या उससे अधिक अंकों की बनी होती है, उसमें हर एक अंश का अपना मान होता है, उसे हम जातीय या स्थानीय मान के रूप में देखते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे समझने का प्रयास करेंगे मेरे मित्र कि कोई भी संख्या जो 2 या उससे अधिक, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान देंगे, कोई भी संख्या जो 2 या उससे अधिक अंकों की बनी होती है, उसमें हर एक अंक का अपना मान होता है, उसे हम जातीय या स्थानीय मान के रूप में देखते हैं। यानी कि दुनिया की कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए, उसका अपना वैल्यू होता है। जैसे कि आप ही आए हैं तो आपका अपने आप में वैल्यू है, आपको किसी नज़र में मतलब वैल्यू हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपका अपने आप में आपका इमेज है, आपका लाइफ है, आपका ज़िंदगी है, आपका सब कुछ है। यानी आपका एक महत्व है कि नहीं? हाँ या ना? कमेंट बॉक्स में बताइए, लिखिए कि हाँ है, मेरा भी कुछ महत्व है, मेरा भी कुछ दायित्व है, मेरा भी कुछ हक है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी जुनून के साथ में लड़ सकता हूँ, मैं भी कुछ आगे अच्छा कर सकता हूँ। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। सबसे पहले हम जातीय मान को समझने का प्रयास करते हैं। आशा है कि इंटरेस्ट वीडियो लग रही होगी, तो एक लाइक तो आपका बनता है मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए। बहुत ही मज़े के साथ इसमें पढ़ाई होती है, ठीक है। और आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। जातीय मान की अगर हम बात करें मेरे मित्र, जिसे हम फेस वैल्यू, यानी फेस जो आपका चेहरा है, क्या आप उसे बदल सकते हैं? कितना हो क्रीम आप लगा लीजिए ना, क्या आप बदल सकते हैं? ज़रा सोचिएगा। अगर आपका जो चेहरा, जो शरीर मिला है, वो चाहे लड़की का हो या लड़का का हो, पुरुष का हो या स्त्री का हो, क्या आप उसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस जाति में आप जन्म लिए हैं, उस जाति को भी आप नहीं बदल सकते हैं। ये तो जाति मान लीजिए कि आदमी ने ही बनाया है। यानी कुल मिला के आपको जातीय मान का मतलब ऐसे समझिए कि आप जिस कुल में जन्म लिए वो कुल नहीं बदल सकता है। यानी वो आदमी, माता पिता नहीं बदल सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री ही रहेंगी, अगर आप पुरुष हैं तो आप पुरुष ही रहेंगे। इस तरह से आप ये समझिए जातीय मान, तो ये आसान लगने लगेगा कि आप जातीय मान को कुछ भी कर ले, नहीं बदल सकते हैं। स्त्री पुरुष है, जो भी है, स्त्री है तो स्त्री रहेगा, पुरुष है तो पुरुष ही रहेगा, ये कभी नहीं बदल सकता। जाति पाति ये कौन बनाया है? हम जैसे लोग ही आए हैं, बना के चले गए हैं, और हम लोग ढो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर भी है हम सब भाई भाई। झगड़ा होता है फिर एक होते हैं। तो ये कोई भगवान नहीं दिए हैं, ये बल्कि अल्लाह मालिक नहीं दिए हैं, बल्कि हम जैसे लोग ही बना दिए हैं। कारण जो भी हो, चलिए हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट को पढ़ते हुए चलते हैं। किसी अंक या जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है कि वो अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही जातीय मान कहते हैं। यानी यहाँ पे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है, उस अंक का जो वास्तविक मान होता है वही जातीय मान होता है। मान लीजिए कितना हो भीड़ में आपको खड़ा कर दिया जाए और केवल आपका नाम पुकारा जाए, उसमें वैरायटी के मतलब लोग हैं, नाम से संबंधित है, क्या सारे लोग बोलेंगे? जो आपका नाम है वो आप ही बोल सकते हैं। यानी आपके नाम से संबंधित जितने लोग होंगे वही समझेंगे कि हम मुझे ही बुलाया जा रहा है। सारे लोग नहीं ना बोलेंगे, केवल वही आदमी बोलेगा जिसको बुलाया जाए। हजारों की संख्या में भीड़ है, उसमें अगर एक ही नाम से 10 आदमी है तो उसको ज़रूर है कि ABCD के ग्रुप में कोडिट किया जाएगा कि फलाना जी 1 2 3 4 फलाना 75, ऐसे कुछ कोडिंग किया जाएगा। यानी वो केवल एक ही आदमी बोल सकता है। यानी कितना हो भीड़ के रूप में आपको खड़ा कर दिया जाए, कितना हो लोगों के बीच में जिसके बारे में पूछा जाए, वही संख्या जातीय मान कहलाती है। यानी यहाँ पे एक भीड़ बनाया गया है, थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे। ये भीड़ है और इसमें पूछा गया 1 2 3 4 5 6 तक दिया गया और इसमें 3 का नाम पूछा गया है, तो क्या इसमें दूसरा संख्या आएगा? आप ही ज़रा सोचिए
केवल 3 ही आ सकता है ना मेरे मित्र। तो दुनिया में अनंत तक गिनती है, जिस गिनती का नाम नंबर आएगा ना वही होगा, आंसर वही होगा। तो आशा है कि आप जातीय मान को अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे और इसे अच्छा तरीक़ा से शायद ही आप मतलब समझ सके। हम ये नहीं कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, ज़रूर पढ़ा सकता है, लेकिन हम पूरा कोशिश किए कि आपको बेहतर तरीक़ा से एकदम ठेठ भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, इसे ध्यान देंगे। संख्या रिपीट करने पर भी आंसर वहीं आता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका ये क्वेश्चन भी बनता है कि संख्या चाहे कितना भी रिपीट करे उसका आंसर वहीं होगा। लेकिन स्थानीय मान में उल्टा होता है मेरे दोस्त, स्थानीय मान में उल्टा होता है, जबकि जातीय मान में नहीं होता है। चलिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। एक और यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इसमें भी ये जो संख्या है यहाँ पे कितना हो संख्या आया है ना, कितना बार रिपीट किया गया है, लेकिन 3 का मान पूछा है। चाहे वो कहीं भी हो उसका आंसर 3 ही आएगा, क्योंकि ये जातीय मान नहीं बदलता है, लेकिन स्थानीय मान बदलता है, प्लेस वैल्यू बदलता है। कैसे बदलता है? मान लीजिए आप रामनगर में है, भैरवगंज में है, मतलब कहीं भी है, आप मान लीजिए बेतिया में है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, या फिर आप दिल्ली, पटना, किसी भी राज्य में है, देश के किसी भी, जम्मू कश्मीर में आप है, हिमालय पे है, क्या आप हमेशा वहीं पे रहेंगे? आप बताइए जरा, बोलिए दोस्त, बोलिए मेरे दोस्त, अरे बोलिए मेरे शेर बहादुर, क्यों नहीं बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, छाप डालिए। क्या आप हमेशा एक जगह अस्थायी रह सकते हैं? एक जानवर भी एक जगह अस्थायी नहीं रह सकता है। आप कहते हैं पेड़ पौधा, तो क्या वो एक दर पे रहता तो है, क्या उसका विकास नहीं होता है? होता है। आज छोटा है, कल बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, एक दिन बुजुर्ग हो जाएगा, सूख जाएगा, कट जाएगा, उसका भी स्थान बदल सकता है। लेकिन स्थान बदलेगा तो सूख जाएगा, ठीक है? यानी स्थानीय मान बदल सकती है, हमारा यही कहना है। आप जैसे समझे जरूर। यहाँ पे देखिए, किसी अंक का, यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, स्थानीय मान, किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे 1 2 3 4 में 2 का अगर स्थानीय मान पूछा गया है तो उसके बाद में जितने भी अंक है उसको 0 मान लिया जाता है। आपको समझाते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर हम आपको उदाहरण दे करके समझाते हैं, ये एकदम आपके माइंड में फिट हो जाएगा। एग्जाम्पल से किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या के बाद में जितने अंक आते हैं उतना 0 लिख दिया जाता है, या फिर उसके 0 के मान से उसमें गुना कर दिया जाता है, तो उसका वैल्यू वहीं आता है। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ पे दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 में 4 का स्थानीय मान अगर पूछा गया है तो यहाँ पे आंसर दिखेगा कि केवल 0 से गुना नहीं किया जाता है, 1 से 1 उसमें लगा के गुना किया जाता है। यहाँ पे एक सही और एक गलत के बारे में बताया गया है। 4 में अगर 3 को 0 से खाली गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा ना मेरे भाई। यहाँ पे 4 लिखा गया है जो कि गलत है, यहाँ पे इसका वैल्यू ही 0 होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी संख्या में 0 टकराता है तो वो 0 ही बना देता है। अब देखिए, कहने का मतलब है सेव है, चाकू है, तो सेव या चाकू पर गिरे या चाकू सेव पर गिरे, कटेगा सेव ही, ठीक है? तो उसी तरह से 0 किसी भी संख्या से टकराता है उसे भी 0 बना देता है, लेकिन अगर हीरो किसी से टकराता है तो उसे भी हीरो बना देगा। तो यहाँ पे देखिए, अब ये नहीं, ये फिल्मी नहीं है कि मतलब उसे अच्छा बना देगा, ऐसे समझिए, ठीक है? या अगर वो गुंडा है तो उसे मार के या तो सही रास्ता पे ला देगा या फिर उसको बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे ये समझिए मेरे भाई कि नोट में है, आपको अभी फिर इसके उदाहरण समझाएंगे, एकदम बिल्कुल समझाने वाले हैं, कहीं मत जाइए। इसमें भी संख्या रिपीट कर सकती है, ये पॉइंट ध्यान में देना है आपको कि इसमें भी संख्या रिपीट कर सकती है, पर जिसका आंसर पूछा जाए उसी संख्या से हमको मतलब रखनी है, न कि सारे संख्या से, ठीक है? यानी यहाँ पे कहने का मतलब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको भीड़ में खड़ा कर दिया जाए, जिस संख्या से जिस आदमी से आपको पूछा जाए उसी आदमी से संबंधित है। अब देखिए मेरे भाई, ये होता कैसे, इसे आप ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि अभी आप जो है यहाँ पे मान लीजिए पटना है, पटना को P लिख देते हैं और यहाँ पे मुजफ्फरपुर को M लिख देते हैं। आप मान लीजिए पटना में है, मुजफ्फरपुर जाना है, तो यहाँ से मान लीजिए 240 किलोमीटर की दूरी है। मिसाल दे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। तो 240 किलोमीटर दूरी है, तो क्या आप आइएगा तो ये दूरी कम नहीं होगा,
जरा सोचिए, क्या जैसे जैसे पटना के मुजफ्फरपुर की तरफ आइएगा तो क्या दूरी कम नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? आप इसे समझें कि मेरे भाई यहाँ पे जो आपको संख्याएं दी गई है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 से 4 तक का ही पूछा है, तो क्या दूरी कम नहीं होगा? अगर पटना से आप सुगौली आ गए हैं तो क्या मुजफ्फरपुर आने के लिए अब उतना टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। या फिर आप बेतिया में आ गए हैं, या फिर दिल्ली आपको जाना है और आप मुरादाबाद चले गए तो वहाँ से दूरी का कम नहीं हुआ। तो इसे आप यूं ही समझे मेरे मित्र कि अगर ये संख्या इतना दी गई है, इसमें अगर 4 से ही 4 का स्थानीय मान पूछे तो 4 हो जाएगा, और इसमें आपको गुना करना है 1 लगा के 3 गो जीरो से। तो यानी कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि 4000, यानी 4000 किलोमीटर दूर है, 4000 हमको देना है, 4000 का अंतर है, 4000 का डिफरेंस है, ऐसे आप कहिएगा। यानी कुल मिला के आप क्वेश्चन भी बताते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए ना मेरे भाई। यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 4 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, 4 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसके लिए हमको शून्य लगा देना है। 3 गो है तो 3 गो संख्या। एक आध दो और उदाहरण देखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि ये संख्या दी गई है, ठीक है, ये संख्या इतनी बड़ी दे दी गई है, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट कर रही है? यहाँ पे जब भी स्थानीय मान का पूछा जाए तो ये वो संख्या का अधिकतम 2 बार ही आता है, 3 बार 4 बार नहीं आता है, 2 बार ही पूछा जाता है। क्योंकि किसी भी आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है, यानी स्थान 2 ही हो सकती है। अब बीच में वहाँ से वहाँ गया तो यानी कहने का मतलब पहला स्थान जहाँ जाना था वहाँ तो पहुँचा ना, तो पहली स्थान का ही मान लिया जाता है, 3 गो स्थान नहीं होता है। यानी कि पहली बार जहाँ से चला, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ यहीं तक का स्थान का वैल्यू लिया जाएगा, तो यानी 2 ही स्थान हो सकता है। या फिर आप मान लीजिए यहाँ तक आना है आपको, तो यहाँ से आपको आप कहीं भी जाइए घूम के, लेकिन लास्ट में तो यहीं जाइएगा ना। तो इसलिए स्थानीय मान निकालने के लिए 2 संख्या से ज़्यादा 3 संख्या रिपीट नहीं कर सकती है। यही पॉइंट हमको समझाना था आपको। आशा है कि आप इसे अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 4 जो है 2 बार नहीं हो सकती है। अब इसका पूछेगा अंतर कितना होगा, 4 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा, 4 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, 4 के स्थानीय मान का गुणनखंड कितना आएगा, ठीक है। तो अब जो भी पूछे, अगर 4 का स्थानीय मान का मतलब योग पूछ दिया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो 4 है, 4 जो है 4, तो ये वाला 4, इसके बाद में 1 2 3 4 5, तो 5 गो जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। आपको 1 लगा के गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 इसको लिख दीजिए, और 1 2 3 इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, 3 जीरो। अब देखिए मेरे भाई, इससे भी सरल और आसान तरीका से हम आपको ये बताने का कोशिश करते हैं कि आप इसे जब जोड़ने जाइएगा तो इसी पॉइंट में हम क्यों इतना तामझाम लगा दें, मतलब इसे बड़ा लंबा चौड़ा क्यों खींचातानी करें। तो हम ऐसे देख लेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो मेरा अंक दिया गया है, ये जो मेरा अंक दिया गया है मेरे भाई, तो बाकी के जो संख्या है, ये संख्या, तो इसको हम क्यों उस तरह से जोड़ने जाएं। इस सभी को हम जीरो नहीं यहाँ बना सकते हैं क्या? तो आप कहिएगा मेरे भाई कि बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप मैथ को अगर आप अच्छे तरीक़ा से समझ गए ना मेरे भाई, तो आपको जोड़ना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है, गुना भी नहीं करना है, सिर्फ आपको देख के ही आंसर बना सकते हैं। और टैलेंट दिमाग इसी को कहते हैं। एक और आपको उदाहरण देते हैं और उसका आंसर आप बताइएगा ज़रा। देखिए मेरे भाई, आपका क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ कि ये है संख्या, ठीक है, और आपको बताना है इसमें केवल 4 का स्थानीय मान का अंतर। तो आप क्या कहिएगा, अगर अंतर कहा है, वहाँ पे योग कह रहा था तो आप जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे अंतर कह रहा है, तो यानी यहाँ पे जाहिर सी बात है, पहला तो पॉइंट ये हो गया 4, तो इसके बाद में जितनी संख्या है ना, 4 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, और माइनस में ये वाले 4 के बाद में 2 जीरो है, इसको घटा दीजिए। तो हमको ये देखना है कि 2 जीरो कॉमन है तो 2 जीरो लास्ट में आएगा, देख लीजिए, आंसर लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे 3 गो जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे भी जीरो ही है हमारा, तो 4 ही तो घटाना है, तो 6 आएगा, यानी लास्ट में 600 आएगा। टिक कीजिए, आंसर के लिए आगे बढ़िए। यहीं आगे बढ़ने का सही तरीका भी है। तो ऐसे बनता है, नहीं तो आप पूरा लिखिए, पूरा घटाइए तो टाइम लगेगा। और गुणनखंड अगर पूछ दिया है तो यहाँ पर गुना कर दीजिए, बात खत्म।
तो गुना करने का मतलब कितना हो जाएगा, ये आपको केवल 4 और 4 से गुना करना है, बाकी जीरो को बैठा देना है। यानी 4 चौका 16 हो जाएगा और 16 पर आपको 3 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, 5 जीरो बैठा दीजिए, हो जाएगा आंसर। और कभी कभी आपको पावर के रूप में भी देता है, तो पावर के रूप में भी बनाइएगा। तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम कोशिश ज़रूर किए हैं कि आपको यथाशक्ति समझा सके। और यहीं चलते चलते आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हुए एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त, कि अगर इस चैनल पे आ ही गए हैं तो अपना एक सपोर्ट हमें प्रदान जरूर करेंगे, ठीक है दोस्त, यही कहना है। और हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।